हमारे पास होगा 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 2 होल टू द पावर 20 इक्वल टू A0 + A1 प्लस A2 + A3 प्लस डॉट 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 प्लस A40। -1 रखेंगे तो टर्म्स अल्टरनेट प्लस माइनस मिलेंगे। तो -1 रखने पे हमारे पास होगा 1 - 1 + 2 होल स्क्वायर होल टू द पावर 20। -1 रखने पे जहां जहां x की ऑड पावर्स है वो टर्म निगेटिव हो जाएंगे। तो A0 - A1 + A2 - A3 प्लस A40। और क्योंकि हमको ऑड टर्म चाहिए इसलिए दोनों इक्वेशंस को आप सबट्रैक्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 4 टू द पावर 20, जिसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर टू द पावर 20, दैट इज 2 टू द पावर 40। नेक्स्ट है -2 टू द पावर 20 इक्वल टू, ये टर्म्स कैंसिल होंगे। तो वी हैव 2 टाइम्स A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस डॉट 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 प्लस इसके जस्ट पहले का टर्म जो होगा वो होगा A39, और उससे पहले का टर्म होगा A37। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस डॉट 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 प्लस A37 प्लस A39 इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 टू द पावर 39 माइनस 2 टू द पावर 19। यहां तक कोई दिक्कत है? अब प्रॉब्लम इसी के बाद स्टार्ट होगी, क्योंकि यहां तक तो पहले भी जो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं वो वर्किंग उसी तरीके से किया है। अब दिक्कत इसमें यहां पर यह है कि हमको तो केवल A1 से A37 तक का सम निकालना है और हमारे पास A1 से A39 तक का सम है। तो इसलिए यहां पर हमारे पास मस्ट हो जाता है इस बात का कि हमें A39 निकालना ही है। अगर A39 मिल जाए तो हम यहां वैल्यू रख दें। तो हम निकाल रहे हैं टू गेट A39 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 39। तो इसके लिए उसका एक्सपेंशन करते हैं, बाइनोमियल बना करके फर्स्ट यूनिट को 1 लेते हैं और सेकेंड यूनिट को लेते हैं x प्लस 2x होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं 1 प्लस x प्लस 2x स्क्वायर, इसको सिंगल टर्म लेते हैं, सिंगल यूनिट लेते हैं, होल टू द पावर 20। तो इसका एक्सपेंशन होगा 20C0 प्लस 20C1 x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 20C2, अपर इंडेक्स लिख नहीं रहे हैं, जब तक कहा नहीं जाएगा हम 20 ही मानेंगे, 20C2 x प्लस 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट का टर्म होगा C20 x प्लस 2x स्क्वायर होल टू द पावर 20, और उससे ठीक पहले का टर्म होगा C19 x प्लस 2x स्क्वायर होल टू द पावर 19। अब इसमें हम देखते हैं कि x टू द पावर 39, क्योंकि A39 निकालना है तो हमको कोफिशिएंट, A39 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 39। तो कौन सा ब्रैकेट x टू द पावर 39 देगा? ये ब्रैकेट नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। यहां तक हम पहुंचते हैं, अगर इसका
x प्लस 2x² होल टू द पावर 19 का एक्सपेंशन भी करेंगे तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा वो x² की 19 पावर, दैट इज ये भी जो हाईएस्ट डिग्री टर्म देगा वो देगा x टू द पावर 38। यानी पहले लास्ट ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, तो लास्ट ब्रैकेट को छोड़ दें तो बाकी कोई भी x टू द पावर 39 नहीं देगा। इस पे हमने किया है कि ये 3 टर्म हमारे पास थे, हमने इसको 2 ग्रुप में बांट दिया। पहले ग्रुप में 1 है और दूसरे ग्रुप में x प्लस 2x²। और जैसे हम करते थे x प्लस वाई होल स्क्वायर का एक्सपेंशन, उसी तरीके से अगर पहला टर्म 1 है तो वही जो बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाते थे NC0। हमें ये चाहिए ना x, हमें हमारे पास जो हमने +1 रखा और पुटिंग x इक्वल टू -1 रखा, पुटिंग x इक्वल टू -1 रखा, दोनों को ऐड किया तो ऑड लोअर इंडेक्स वाले टर्म तो हमको मिल रहे हैं। लेकिन ऑड लोअर इंडेक्स वाले टर्म क्या कौन कौन से हैं? 1, 3, 5 से लेके 37, 39। हमको सम किसका चाहिए? फाइंड द सम ऑफ 37 तक का सम चाहिए। तो हमारे पास तो 37 तक के सम प्लस 39 वाला सम भी है, तो वो उसकी वैल्यू निकालने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए यहां लिख भी दिया है टू गेट 839। तो इसके लिए हमने इसका बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन किया और ये देखा कि लास्ट ब्रैकेट को छोड़ के कोई भी ब्रैकेट x टू द पावर 39 नहीं देगा। अब सारा काम हमारे लास्ट ब्रैकेट पे रह गया। लास्ट टर्म को हम देखें, अलग से उतारें। ये लिखा है लास्ट टर्म है 20c20 दैट इज 1 और ये x प्लस 2x² टू द पावर 20। इसमें हम चाहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 39 चाहते हैं। अब इसमें x कॉमन ले लीजिए, तो यह 1 प्लस 2x होल टू द पावर 20, यहां भी पावर 20, यहां भी पावर, तो हमको x टू द पावर 39 का कोफिशिएंट चाहिए x टू द पावर 20 इंटू इस ब्रैकेट में। x टू द पावर 20 को भी कम कर लेते हैं, तो हमको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 19 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2x टू द पावर 20। तो जो इसका टर्म जो होता है NCR, पहला टर्म तो 1 है, अगर सेकंड टर्म हमारे पास है y है तो y टू द पावर r, उसकी हेल्प लेते हैं। तो ये जो x टू द पावर 9 का कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 19, तो वो होगा 20c19 इंटू सेकेंड टर्म टू द पावर 19 और रिक्वायर्ड कोफिशिएंट होगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 19 इक्वल टू 20c19 इंटू 2 टू द पावर 19, ये कोफिशिएंट है। 20c19 को हम 20c19 के को कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देते हैं, 20c1 के इक्वल होगा, क्योंकि लोअर इंडेक्स का सम अपर इंडेक्स के इक्वल है। यानी और 20c1 के लिए आपको जैसे बताया था वैसे ही बताया था, NC1 n होता है, तो ऐसे ही इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 20। तो जो हमारा कोफिशिएंट निकला वो निकला 20 इंटू 2 टू द पावर 19। अब आइए मेन प्रॉब्लम पे। हमारे पास है A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस डॉट 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 प्लस A37 प्लस A39 की जगह लिख लीजिए 20 इंटू 2 टू द पावर 19 इक्वल टू 2 टू द पावर 39 माइनस 2 टू द पावर 19। Therefore A1 plus A3 plus so on plus A37 equal to 2 to the power 39 minus 2 to the power 19। इस टर्म को भी राइट में 20 इंटू 2 टू द पावर 19। इन दोनों टर्म को कॉम्पैक्ट कर लीजिए
अगर 2 टू द पावर 19 को x मानते हैं तो ये लिखा है -x माइनस 20x, दैट इज -21x। तो ये टर्म कॉम्पैक्ट हो जाएगा 21 इंटू 2 टू द पावर 19। सिर्फ अब बाकी कैलकुलेशन है, मेन काम तो वही हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 39 निकालने के बाद। और कॉमन निकालिए, 2 टू द पावर 19 कॉमन ले लें तो वी हैव 2 टू द पावर 20 माइनस 21। बताइए है यहां पर ये इस पे हमको निकालना था। हमने कहा कि इसका केवल अगर इसका एक्सपेंशन किया जाएगा, जो दिया गया एक्सप्रेशन था तो उसका एक्सपेंशन किया जाएगा, तो उसके एक्सपेंशन का लास्ट टर्म वो जो लिखा है वही केवल x टू द पावर 39 देगा और कोई टर्म नहीं देगा। तो अब इसका एक्सपेंशन हमने बाइनोमियल की तरह ट्रीट किया। तो पहला काम तो ये कर लिया, x को कॉमन ले लिया, तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 20 इंटू ब्रैकेट टू द पावर 20। हमें x टू द पावर 39 चाहिए, x टू द पावर 20 तो बाहर ही है, अगर इसको हटा दें तो हमें ब्रैकेट में से x टू द पावर 20 तो बाहर है, तो ब्रैकेट से हमें x टू द पावर 19 का कोफिशिएंट चाहिए। 20 बाहर है, x टू द पावर 19 आएगा, तभी वो मल्टीप्लाई होकर के x टू द पावर 39 हो। तो अब इसमें आपको चाहिए 19, तो x टू द पावर 19 का जो कोफिशिएंट होता है होगा वो nc19 फर्स्ट टर्म टू द पावर n माइनस 19, सेकेंड टर्म टू द पावर 19 है, बाइनोमियल की तरह यूज किया। तो ये आपका आ गया 20c19, क्योंकि अपर इंडेक्स 20 है, 20c19 2x टू द पावर 19, बाकी इसमें कलेक्ट किया आपने। कहीं कोई दिक्कत है? नेक्स्ट हम नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। Find the last digit of 13 to the power 12, 13 to the power 12। अगर इसका एक्सपेंशन, इसको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करें तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? थ्री। चलिए देखते हैं, पहले हम ये काम करते हैं, इसको हम बाइनोमियल की हेल्प लेते हैं। पहले तो बाइनोमियल की हेल्प ये देखते हैं, ये लेते हैं कि इसका कुछ एक्सपेंशन कुछ इस तरह किया जाए, यानी इसको लिखा जाए 10 टू द पावर लैम्डा प्लस 1 फॉर्म में अगर आप लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं 10 के मल्टीपल प्लस 1 के फॉर्म में, तो बाकी सारे टर्म के पास, एक टर्म के पास, जैसे मान लीजिए इसको हमने लिख दिया 1 प्लस 10 टू द पावर लैम्डा की पावर के फॉर्म में इस तरह एक्सपेंड कर लिया, तो पहला तो टर्म हो जाएगा जो भी होगा C0 सो ऑन, और अगले जितने भी टर्म होंगे वो 10 के मल्टीपल पे होंगे। तो एडिशन में यूनिट प्लेस निकालने के लिए 10 के जो मल्टीपल है वो यूनिट प्लेस को इफेक्टेड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कहीं लिखा है 2, उधर ऊपर 10, 70, 120 इस तरह ऐड करेंगे, सारे के सारे नंबर क्या है, 10 के मल्टीपल है, तो ये एडिशन में कहीं भी एडिशन में यूनिट प्लेस को इफेक्ट नहीं डालेंगे। सीधी बात है कि जिसका यूनिट प्लेस नॉन जीरो है वही हमारे काम का है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 13 को रखने में तो 10 के मल्टीपल में दिक्कत होगी, तो इसको हम लिखते हैं, इसको लिख देते हैं 13 स्क्वायर की पावर 6, और 13 स्क्वायर होगा 169 टू द पावर 6,
और 169 को आप लिख सकते हैं 170 माइनस 1। हम 1 अलग से निकालना चाह रहे थे, तो हो जाएगा 170 माइनस 1 टू द पावर 6। अब थोड़ा अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी के लिए पहले टर्म को 1 ले लीजिए, सेकंड टर्म को 1 ना लेकर के पहले टर्म को 1, पहले टर्म अगर 1 होता है तो हमारा आसान होता है। तो हमारे पास अगर पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म x है, तो हमारे पास क्या होता है C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर C3x क्यूब, इस तरह कहना आसान होता है। तो इसलिए हमने इसको लिख देते हैं 1 माइनस 170 टू द पावर 6, क्योंकि a माइनस बी की इवन पावर का हो चाहे b माइनस ए की इवन पावर का हो, फर्क नहीं पड़ता। इसे a माइनस बी होल स्क्वायर कहिए चाहे b माइनस ए होल स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, तो ये होगा C0 प्लस C1, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, माइनस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब माइनस, इसी तरीके से लास्ट टर्म होगा C6 170 टू द पावर 6। कहीं कोई डाउट? ये सारे टर्म में आप 10 कॉमन ले लीजिए, C0 माइनस 10 तो आ जाएगा C1 इंटू 17 प्लस C2 इंटू 170 इंटू 17 सो ऑन। तो जो C नोटेशंस होते हैं, NCR, ये सब तो इंटीजर्स होते हैं, तो अंदर सारा कैलकुलेशन जो होगा इंटीजर्स का होगा। तो यहां पर हमारे पास मिला C0 माइनस 10 इंटू इंटीजर। C0 होता है 1, कोई भी C0 1 होगा। अब यहां पर थोड़ा सा डाउट है कि जो सेकंड टर्म लिखा है क्या ये वास्तव में नेगेटिव टर्म होगा, क्योंकि हमारा जो टर्म है, हमारा जो नंबर था वो 13 टू द पावर 12 है, और 13 टू द पावर 12 एक पॉजिटिव नंबर है। अगर ये एक्सप्रेशन 10 का मल्टीपल अगर नेगेटिव होता, अगर 10 ये जो सेकंड टर्म हमने लिखा है, अगर ये नेगेटिव टर्म होता तो उसमें 1 ऐड होकर के तो नेगेटिव टर्म आता। तो नेचुरल सी बात है, वो माइनस बाहर भले आपको दिख रहा है, अंदर के कैलकुलेशन से माइनस और बाहर आएगा, तो कुल मिला के वो पॉजिटिव टर्म होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 इंटू पॉजिटिव। यहां तक कोई दिक्कत है? बताइए। तो यानी ये इस तरह का नंबर है, मान लीजिए कुछ भी नंबर है, इसके लास्ट डिजिट 10 है और ये पहले टर्म की डिजिट 1 है, जब ऐड करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। कहीं कोई दिक्कत है? बताइए। हो जाएगा? लेकिन इस क्वेश्चन को जब कंपटीशन में आएगा, बायनोमियल का यूज मत करिएगा। इसके लिए एक चीज और आप यूज कर सकते हैं, 13 का लास्ट डिजिट 3 है। जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा? या अभी लास्ट डिजिट 3 है, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, लास्ट डिजिट 9 आएगा। फिर क्यूब करोगे तो लास्ट डिजिट 27 वाला 7 आएगा। 30 अगर इसकी 4 पावर करोगे लास्ट डिजिट आएगा 1। इसकी 5 पावर करोगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा? 3। तो यानी इसके बाद और पावर करोगे तो फिर ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, 3 9 7 1 3 9 7 1। ये हर नंबर के लिए आप क्या यूज करोगे। अब इसमें देखिए हमारे पास कितनी 13 की पावर कितनी है? 12। तो 12 में आपके इस तरीके के 4 के ग्रुप बन रहे हैं, पूरे के पूरे। भाई आपका यहां जो 13 टू द पावर
12 जब निकालोगे तो वो भी क्या होगा, 4 का ग्रुप जब इसका बन रहा है तो इसमें ये जो लास्ट टर्म होगा ये होगा 13 टू द पावर 12। तो लास्ट के नंबर में यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है भाई। ये 3 3 6 3 3 सॉरी 4 2 जा 8 12, बल्कि यहीं पर आ गया आपका 13 टू द पावर, ये आपका आएगा 6, 13 टू द पावर 7, 13 टू द पावर 8, 13 टू द पावर 9, 10 11 12, 13 टू द पावर 12 क्या होगा, उसका यूनिट प्लेस 1 होगा। तो एक क्वेश्चन आएगा तो अब इस तरह से करिएगा, इस तरह से नहीं करिएगा, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है कि और किसी टाइप के कई क्वेश्चंस में हम लोग ऐसा एक्सपेंशन बाइनोमियल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, या फाइंड द लास्ट डिजिट, फाइंड द लास्ट डिजिट of 17 to the power 1995 plus 11 to the power 1995 minus 7 to the power 1995, इसकी आपको लास्ट डिजिट निकालनी है। चलिए 2 मिनट में ट्राई करिए इसको। क्या करेंगे इसमें, हर नंबर को 10 के मल्टीपल प्लस समथिंग के फॉर्म में ब्रेक करिए। तो 17 को लिखेगा 10 प्लस 7 या 7 प्लस 10 टू द पावर, चलिए थोड़ी देर के लिए हम सिंप्लिसिटी के लिए 1995 को कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं n मान लेते हैं। तो पहला है 7 प्लस 10 टू द पावर n, 11 को लिख लेते हैं 1 प्लस 10 टू द पावर n, और 7 टू द पावर n ऐसे रहने दिया। अब बाइनोमियल से एक्सपेंशन करिए, 7 प्लस 10 टू द पावर n हो जाएगा n c0 7 टू द पावर n प्लस n c1 7 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 10 प्लस c2 7 टू द पावर n माइनस 2 10 स्क्वायर प्लस c3 7 टू द पावर n माइनस 3 10 क्यूब प्लस सोन, ये एक्सपेंशन चलेगा। दूसरा एक्सपेंशन है c0 प्लस c1 10 प्लस c2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस सोन, ये एक्सपेंशन चलेगा। और लास्ट टर्म है माइनस 7 टू द पावर n। आप जानते हैं c0 तो हमेशा 1 होता है, एनी, तो ये जो n c0 है ये 1 है, तो ये टर्म आपका है 7 टू द पावर n, ये है माइनस 7 टू द पावर n, ये आपके कैंसिल हो गए। अब ये सारे टर्म 10 के मल्टीपल में है और ये सारे टर्म 10 के मल्टीपल में है, केवल एक टर्म c0 को छोड़ के। तो ये रिजल्ट को हम लिख सकते हैं, c0 की जगह पे हम लिखते हैं 1, और बाकी इन सबको साथ लेकर के 10 कॉमन ले लें, तो ये प्लस 10 इंटू सम इंटीजर है। जस्ट अभी जो डिस्क्राइब किया है कि जो 10 के मल्टीपल हैं वो यूनिट प्लेस को ऐड करने में यूनिट प्लेस को अफेक्टेड नहीं करेंगे, तो यूनिट प्लेस आपका होगा 1। नेक्स्ट ये 2 नंबर लिखे गए हैं,
और आपको मालूम करना है कि इनमें से इन दोनों में कौन बड़ा है। और थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए दे दें, अगर कभी भी आपके पास लिखा हुआ है 1 + x टू द पावर n, n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो जैसे आप जानते हैं पहला टर्म होता है c0 + c1x + c2x² सो ऑन। तो पहले दो टर्म होंगे, पहला टर्म होगा 1 और c1 यहां पर हो जाएगा nx, अगला होगा n × n-1/2 x², इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस वाले टर्म को आप बाइनोमियल से ब्रेक करिए, इसको हम लोग लिखते हैं 1 + 0.1 दैट इज 1/10 टू द पावर 1 लाख। एक्सपेंड करते हैं, 1 + nx, पावर है 1 लाख, x है 1/10, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा n × n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x², सो ऑन। इस तरीके से इसका एक्सपेंशन चलता रहेगा। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म आपका 10,000 है, तो पहले दो टर्म का सम ही 10,001 है, बाकी तो अभी इसमें कुछ और भी ऐड होना है। तो ये जो टर्म है, ये 10,000, पहला जो नंबर है वो 10,001 से बड़ा है, और वो दूसरा नंबर जो कंपेयर करने को दिया तो वो एग्जैक्टली 10,000 है। तो देयरफॉर दिस इज 1.1 टू द पावर 1 लाख इज ग्रेटर देन 10,000। क्लियर है? नेक्स्ट है, if this represent greatest integer function less than or equal to x, then find the value of, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इनपुट रखा गया है 1 + 0.0001 होल टू द पावर 10,000। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पूरा नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। x या x से छोटे नंबर में सबसे बड़ा इंटीजर चाहिए आपको। जैसे अगर कहा जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5, तो 5 या 5 से छोटे इंटीजर में सबसे बड़ा कौन होगा? 5 या 5 छोटे इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर 5 होगा। अगर आपसे करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5.99, तो 5.99 या इससे छोटे इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर 5.99 अपने में इंटीजर नहीं है, तो ये तो रेस में आएगा नहीं। तो इससे जो छोटे इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 5, तो इसकी वैल्यू आएगी 5। तो यहां रूल ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x निकालने के लिए, अगर इनपुट इंटीजर है तो आउटपुट भी वही इंटीजर लिख दिया जाएगा। अगर इनपुट कोई डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आउटपुट उसके ठीक पहले वाला इंटीजर लिखा जाएगा। तो यही बात यहां पर है।
हमको पहले तो वैल्यू निकालनी है 1 प्लस 0.0001 टू द पावर 10,000। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें या इसकी रेंज, मतलब कम से कम रेंज निकाल लें किससे बड़ा है किससे छोटा है। तो बाइनोमियल से अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस nx, n हमारे पास है 10,000, x हमारे पास है 0.0001 प्लस बाकी आगे के टर्म ऐसे ही चलते रहेंगे। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म भी आपका 1 है, बाकी अभी और टर्म ऐड होने हैं, तो रिजल्ट जो होगा 2 प्लस समथिंग होगा। यानी ये जो एक्सप्रेशन आपके पास है 1 प्लस 0.001 टू द पावर 10,000, ये 2 से बड़ा है। तो देयरफॉर 1 प्लस 0.0001 टू द पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 2। अब ये मालूम कर लेते हैं कि ये ठीक है 2 से बड़ा है, किससे छोटा है। आपने एक लिमिट पढ़ी है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 अपॉन x, यानी फॉर्म बना रहा है 1 टू द पावर इंफिनिटी बना रहा है। जब लिमिट पढ़ी होगी आपने कैलकुलस में तो ये e के इक्वल है, और e एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू करीब होती है 2.718 वगैरह के आसपास वैल्यू होती है। ये होता है 2.7181 सो ऑन। जैसे पाई इरेशनल नंबर है ऐसे e भी एक इरेशनल नंबर है। इस फॉर्मूले को अगर हम लगाएं तो यानी 1 प्लस 0.0001 टू द पावर, या इसको हम थोड़ा इस तरह लिख लें टू द पावर 10,000, और इसको इस तरह दिखा दें आपको, दिस इज इक्वल टू लिमिट 1 प्लस ये 1 अपॉन 10,000 है, और होल टू द पावर 1000 है। 1 अपॉन 10,000 को थोड़ी देर के लिए x मानिए, और 1 अपॉन 10,000 बहुत छोटी क्वांटिटी है, टेंडिंग टू 0 है, 0 करीब जा रही है। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करें कि जो ये सेकंड टर्म है ये लगभग ये 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो 1 प्लस x टेंडिंग टू 0, और इसी x का रेसिप्रोकल ऊपर रखा है, और यहां भी इसी नंबर का रेसिप्रोकल पावर में रखा हुआ है। देखिए वहां पर क्या था, यहां पर बहुत छोटी क्वांटिटी है और उसी का रेसिप्रोकल पावर में है। वही काम यहां पर, ये भी बहुत 0 के करीब की क्वांटिटी है और इसी का रेसिप्रोकल पावर में रखा है। तो फॉर्मूले से ये e के इक्वल, ये होगा e के इक्वल होगा। यानी इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि 1 प्लस 0.001 टू द पावर 10,000 is greater than 2 but less than e, that is e की वैल्यू है that is 2.71 so on, 2.71 81 एक्सेट्रा जो भी चलता है। अच्छा, ये जो आपने यहां लिमिट e निकाली है, इसका मतलब है, लिमिट का मतलब है यहां तक होगा, मतलब e वैल्यू नहीं होगी, मतलब बहुत सारे टर्म जब बढ़ जाएंगे, बढ़ते बढ़ते क्या है वहां तक पहुंचेंगे, तो इसीलिए हमने वहां पर लेस देन ई लगाया है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब, लिमिट का मतलब क्या है कि हम वहां तक पहुंचेंगे, है ना। अब इसका मतलब है जो क्वांटिटी आपको दी गई है वो 2 से 2.7 के आसपास पे है। अगर ग्रेटेस्ट, यानी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो आपका था, उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो 2 से 3 के बीच का, 2 से 2.7 के बीच का नंबर है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 2 से 2.7 के आसपास का नंबर है,
2 नहीं, तो ऐसे केस में ये जो लिखी क्वांटिटी है इंटीजर तो है नहीं, तो 2 से 2.7 के बीच का कोई नंबर है तो उसके जस्ट पहले का इंटीजर कौन होगा? 2 होगा, तो इसकी वैल्यू 2 होगी। देयरफॉर आंसर इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर n इंटू 1 प्लस वाई टू द पावर n इंटू 1 प्लस z टू द पावर n, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट, find the sum of coefficients of the term of degree of the terms of degree are यानी हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर n इंटू 1 प्लस वाई टू द पावर n इंटू 1 प्लस जेड टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन अगर करें तो कई सारे टर्म मिलेंगे x टू द पावर r के, जैसे कई सारे टर्म मिलेंगे 2 डिग्री के, कई सारे टर्म मिलेंगे 3 डिग्री के। तो ऐसे ही हमें पूछा गया है कि इसमें कई सारे टर्म होंगे जिनकी डिग्री r होगी, उन सबके कोफिशिएंट का सम हमको चाहिए। जैसे आपको समझाएं, इसको थोड़ा और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डॉट 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 कितनी बार? n टाइम्स, ये लिखा हुआ है। फिर उधर हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई, ये लिखे हैं n ब्रैकेट्स हैं, 1 प्लस वाई, ये n टर्म्स हैं, n ब्रैकेट्स हैं। और हमारे पास 1 प्लस जेड इंटू 1 प्लस जेड, इस तरीके के हमारे पास n ब्रैकेट है। मान लीजिए आप 2 डिग्री का टर्म लेना चाहते हो, एक 2 डिग्री का टर्म बनाना चाहते हो, थोड़ा इससे हट के बात करें तो क्या होगा? 2 डिग्री का टर्म बनाने के लिए आप इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को चूज करिए और इनके सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करिए। यानी इस ब्रैकेट से, पहले ब्रैकेट से हमने x वाला टर्म लिया, दूसरे ब्रैकेट से x का टर्म लिया, और बाकी जितने सारे ब्रैकेट हैं सबका फर्स्ट टर्म लिया, और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो वो टर्म होगा x स्क्वायर का टर्म। नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए इसको, क्लियर है ना? कि आपको देखिए हर तरीके मल्टीप्लाई करना है। 1, अगर मान लीजिए आपके पास x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी है, तो आप क्या करना है? x से a को मल्टीप्लाई करना है, x को b से मल्टीप्लाई करना है, y से a को y से b का, हर तरह के मल्टीप्लिकेशन आपके सामने है।
जैसे मान लीजिए आपसे कहा, हमने कहा कि ax टर्म कैसे बनेगा, तो आपने कहा ax टर्म ऐसे मिलेगा, पहले ब्रैकेट का x लें और दूसरे ब्रैकेट का हम जो है a लें, उसको मल्टीप्लाई करके x में। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहां पर है। मान लीजिए आपको एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए, तो आप दो ब्रैकेट छांट के अलग कर लीजिए, कहिए इन ब्रैकेट्स के हम x सेकंड टर्म x लेते हैं और बाकी सारे ब्रैकेट का पहला पहला टर्म 1 लेते हैं और उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टर्म होगा x इंटू एक्स इंटू वन इंटू वन इंटू वन, दैट इज एक्स स्क्वायर का टर्म। ये सेकेंड डिग्री टर्म मिला। हो सकता है सेकेंड डिग्री टर्म आप इस तरह बनाना चाहते हैं, एक्स वाई का बनाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, इसमें से एक ब्रैकेट x 1 प्लस एक्स का लेना होगा, एक 1 प्लस वाई का, इन दो को लेके इनके तो सेकंड टर्म का प्रोडक्ट करना होगा, और बाकी सारे ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म जो 1 1 1 है उसको लोगे तो वेरिएबल आएगा नहीं। तो यही बात यहां अप्लाई करिए कि हमको चाहिए x टू द पावर सॉरी r डिग्री टर्म। तो r डिग्री टर्म के लिए हमें करना क्या होगा, हमको r ब्रैकेट सेलेक्ट करने होंगे, उनके तो फर्स्ट टर्म लीजिए और बाकी जो ब्रैकेट्स हैं उनके सेकंड टर्म लीजिए और उनको आपस में मल्टीप्लाई कराइए। सेलेक्ट r ब्रैकेट्स एंड टेक देयर सेकंड टर्म, क्योंकि वेरिएबल सेकंड टर्म में ही वेरिएबल है, सेकंड टर्म एंड रेस्ट ब्रैकेट्स में एंड टेक फर्स्ट टर्म ऑफ रेस्ट ब्रैकेट्स and multiply them तो जो टर्म बनेगा वो x टू द पावर वो r डिग्री टर्म बनेगा। फिर समझिए इस बात को, हमें ऐसा टर्म चाहिए जिसमें x y z जो भी आ रहा हो, जो आ रहा है नहीं आ रहा है, कुल मिला के सब सारे की पावर कितनी चाहिए, r पावर चाहिए। तो हमें ये करना होगा, इन सारे 3n ब्रैकेट्स हमारे पास हैं, इनमें से आपको n ब्रैकेट सेलेक्ट कर लेने होंगे, उनके फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, उनके सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, उनके सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने चूज किया x x x और r ब्रैकेट चूज कर लिए, तो उनके सेकंड टर्म का प्रोडक्ट हो जाएगा x टू द पावर r, और बाकी सबका फर्स्ट टर्म लेकर के मल्टीप्लाई कर दोगे तो x टू द पावर r का टर्म आएगा। तो यानी हमको ये जो r डिग्री टर्म बनाने के लिए हम क्या करना होगा, टोटल सारे ब्रैकेट्स में से ब्रैकेट्स में से r ब्रैकेट लेने होंगे, उनके फर्स्ट टर्म उनके सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा, रेस्ट के फर्स्ट टर्म को। तो जो टोटल टर्म्स होंगे कितने होंगे भाई, 3n में से आपको कितना लेना है, r लेना है। अब 3n में से आपने r इतने टर्म्स होंगे और इतने टर्म्स में हर टर्म क्या है, मान लीजिए पहला जो x टू द पावर r वाला बना रहे थे तो उसमें क्या था, हर ब्रैकेट से x टू द पावर x r ब्रैकेट से x से लिया तो x टू द पावर r गया, और बाकी सारे के 1 1 टर्म है तो उस टर्म का कोफिशिएंट कितना है, x टू द पावर r का 1 ही तो है। तो ये जो होगा कोफिशिएंट ऑफ ईच सच टर्म इक्वल टू 1 है। तो हमको 1 1 1 हर टर्म के करस्पॉन्डिंग ऐड करना पड़ेगा। देयरफॉर सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ या सम ऑफ रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इक्वल टू
CnCr। अगर कोई डाउट है तो एक एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लीजिए आप चाहते थे, यानी 2 डिग्री टर्म चाहते हैं, तो 2 डिग्री टर्म क्या कैसे मिलेगा कि या तो एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा, या वाई स्क्वायर का, या जेड स्क्वायर का, या एक्स वाई का, या वाई जेड का, या जेड एक्स। इतने टाइप के टर्म्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर का टर्म आपको बनाना है, तो आप क्या करोगे, ये दो ब्रैकेट ले लोगे, इनके सेकंड सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि किसी भी टर्म बनाने के लिए हर ब्रैकेट का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे हर ब्रैकेट का कोई ना कोई टर्म इन्वॉल्व होगा। पहले का कोई टर्म, दूसरे ब्रैकेट का कोई टर्म, तीसरे ब्रैकेट का कोई टर्म इन्वॉल्व होकर मल्टीप्लाई होकर के बनेगा। जैसे एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, बन सकता है जैसे ये एक्स और ये एक्स लिया आपने और मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हो गया, और बाकी सबके 1 1 पहले पहले टर्म से मल्टीप्लाई करिए, तो एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म इस तरीके से बनेगा। हो सकता है एक और एक्स स्क्वायर का आप एक्सपेंशन करोगे, एक्स स्क्वायर का एक और टर्म मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, ये ब्रैकेट फर्स्ट और थर्ड ब्रैकेट का सेकंड सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों ब्रैकेट ने तो अपना एक्स एक्स भेजा और बाकी सब ने मल्टीप्लाई करने के लिए 1 1 भेजा, तो ये एक और नया एक्स स्क्वायर का टर्म बनेगा। वाईजेड का टर्म कैसे मिलेगा, यानी एक वाई ब्रैकेट और एक जेड वाला आपने सेलेक्ट किया, इन दोनों ब्रैकेट में ने तो मल्टीप्लाई करने के लिए वाई और जेड भेजा और बाकी सारे ब्रैकेट ने 1 1 भेजा, तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, 1 वाई जेड। तो जो भी टर्म मिलेंगे, एक्स स्क्वायर के कई सारे टर्म मिलेंगे, वाई स्क्वायर के कई सारे टर्म मिलेंगे, जेड स्क्वायर के कई सारे टर्म मिलेंगे, ऐसे एक्स वाई के कई सारे टर्म आपके बिखरे हुए मिलेंगे, लेकिन सबका कोफिशिएंट होगा 1। एक एक्स स्क्वायर एक जगह होगा, फिर एक 1 एक्स स्क्वायर दूसरी जगह होगा, 1 एक्स स्क्वायर तीसरी जगह होगा, और टोटल टर्म्स कितने होंगे, यानी आपको तो यही हमने यहां पर निकाला है कि हमको एक्स टू द वेरिएबल जो हमें आर डिग्री टर्म चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया कि आर ब्रैकेट को सेलेक्ट किया, तो हमें 3n ब्रैकेट हमारे पास थे और उनमें से आर ब्रैकेट को सेलेक्ट किया, तो इतने टर्म्स होंगे हमें बिखरे हुए मिलेंगे आर डिग्री टर्म में, और हर टर्म का कोफिशिएंट 1 है, तो हमको सबके करस्पॉन्डिंग 1 1 ऐड करना होगा, तो वो आ जाएगा 3nCr। नेक्स्ट नोट करिए, find the coefficient of x to the power 4 of x to the power 4 in the expansion of वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर n। कैसे करेंगे, देखिए इसमें मल्टीपल कई सारी टर्म्स है, तो इसके लिए आप ये करिए, इस क्वेश्चन को हम मल्टीनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान हमारे लिए यहां पर ये रहेगा, क्योंकि यहां जो अंदर टर्म्स में है
वो सारे टर्म्स का हम फैक्टर कर सकते हैं और फैक्टर करके दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट मिल रहा है अंदर। देखिए, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब के फैक्टर करें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1 प्लस एक्स कॉमन लेते हैं तो वी हैव अदर फैक्टर इज 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो हमारा एक्सप्रेशन था वो हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n। चांस की बात है जहां पर x की जो कोफिशिएंट चाहिए वो बहुत छोटी पावर वाला चाहिए, x टू द पावर 4 वाला चाहिए। तो ऐसा कर लें सीधे सीधे, इसके लिए और बहुत ज्यादा मेहनत ना करके हम 4 डिग्री टर्म तक एक्सपेंशन कर लें। तो पहला एक्सपेंशन होगा 1 c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस c4x टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगले ब्रैकेट में होगा c0 दैट इज 1 प्लस c1 x मीन्स यहां पर x स्क्वायर है प्लस c2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस सो ऑन। यानी दोनों ब्रैकेट के हमने 4 डिग्री के टर्म और उससे छोटे डिग्री के टर्म निकाल लिए। अब x टू द पावर 4 वाला टर्म कैसे मिलेगा? कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, जब यहां 0 डिग्री का टर्म वहां 4 डिग्री टर्म से मल्टीप्लाई होगा तब x टू द पावर 4 का टर्म मिलेगा। यहां का x टर्म वहां के अगर x क्यूब का टर्म होता तो उससे मल्टीप्लाई होकर 4 डिग्री टर्म बनाता, लेकिन वहां है नहीं। नेक्स्ट हमारे पास होगा ये एक्स स्क्वायर का टर्म, अगले ब्रैकेट के एक्स स्क्वायर के टर्म से मल्टीप्लाई होगा तब x टू द पावर 4 का टर्म मिलेगा। और लास्ट हमारे पास होगा जब पहले ब्रैकेट का 4 डिग्री टर्म दूसरे ब्रैकेट के 0 डिग्री टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे हमारे पास x टू द पावर 4 के केवल 3 टर्म होंगे। तो पहले टर्म का कोफिशिएंट होगा 1 इंटू c2, दूसरा होगा c2 इंटू c1 c2, और तीसरा होगा 1 इंटू c4 दैट इज c4 c2 प्लस c4 प्लस c1 c2। क्लियर है? कहीं कोई डाउट है? अब हम लोग फॉर्मूला एक नोट करेंगे जिसको हम ग्रेटेस्ट टर्म निकालने में भी यूज करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हमारे पास होता है x प्लस वाई टू द पावर n, तो इसका TR प्लस 1 अपॉन TR होता है n माइनस R प्लस 1 अपॉन R सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। और एक्चुअल में देखिए TR प्लस 1 क्या होता था? वो होता था NCR x टू द पावर n माइनस R y टू द पावर R। और अगर TR निकालना है मींस आपको लिखना पड़ेगा TR माइनस 1 प्लस 1, यानी ऊपर के फॉर्मूले में R की जगह पे R माइनस 1 रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा NCR माइनस 1 x टू द पावर n माइनस R प्लस 1 y टू द पावर R माइनस 1। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो लिखा हुआ है NCR
अपॉन एन सी आर माइनस वन, उधर x की y की पावर r है, y की पावर r माइनस वन डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में y की वन पावर बचेगी, और x की पावर न्यूमरेटर में कम है, डिनोमिनेटर में उससे एक ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर में x बचेगा। तो हमारा टी आर प्लस वन अपॉन टी आर होगा दिस मच। अब हम एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन निकालते हैं। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, एनसीआर है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। एनसीआर माइनस वन फैक्टोरियल अपर इंडेक्स अपॉन फैक्टोरियल अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स एन माइनस आर प्लस वन इंटू फैक्टोरियल लोअर इंडेक्स आर माइनस वन। डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए, अगली फ्रैक्शन को पलट दीजिए, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल हो गया, ठीक। ये दोनों बहुत पास पास के नंबर हैं। जैसे आपको बताया, अगर कभी लिखा हो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4, दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो देखिए यहां 1 से लेके 4 तक के नंबर है, वहां 1 से लेके 4 के अलावा 5 है, तो ये फैक्टोरियल 4 उसको काटेगा, वहां पर 5 बचा रहेगा। वही कॉन्सेप्ट यहां लगाइए। r माइनस वन और r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिसमें r बड़ा है, तो छोटा वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बड़े वाले में बचेगा r बचेगा। यही कॉन्सेप्ट इन दोनों में लगाइए, ये और ये n माइनस आर और n माइनस आर प्लस वन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। उसी तरह के जैसे यहां 5 और 4 थे, तो छोटा वाला कट जाएगा और बड़े वाले में उसका जो नंबर है वो बचेगा, तो वही यहां यूज करते हैं। फैक्टोरियल n माइनस आर से कैंसिल करोगे तो ये बड़ा वाला बचेगा n माइनस आर प्लस वन, तो ये रिजल्ट आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर y अपॉन x। यही बात हमने लिखी थी, क्लियर है। अब इसमें एक और चीज याद करिए जो काफी हमारी काम आएगी, वो ये वाली है, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन क्या होगा। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, ये होगा n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। क्लियर है, कहीं कोई डाउट है? कंफ्यूजन मत करिएगा। जब हम कभी यूज करेंगे, जनरली यूज करेंगे फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म, उसमें हम इस चीज को यूज करेंगे, तो उसमें ध्यान दीजिएगा नीचे r है, ऊपर r प्लस वन है। जबकि सी नोटेशन जो यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, नीचे ऊपर r प्लस वन ना होके r प्लस वन से एक कम है, r है, और यही बात नीचे सी नोटेशन में भी है, वहां टीआर था, वहां आर था, यहां पर डिनोमिनेटर में सी में आर माइनस वन है। इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। If A1, A2, A3 and A4 are coefficient of any four consecutive terms in the expansion of one plus x whole to the power n, then prove that A1 upon A1 plus A2 plus A3 upon A3 plus A4 equal to 2A2 upon
A2 प्लस A3। यानी 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन करें तो उसमें कोई 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, उनके कोफिशिएंट जो है A1, A2, A3 और A4 है। वैसे आप जानते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन करें तो आपका आ जाएगा C0 प्लस C1x। अपर इंडेक्स इसमें C में अपर इंडेक्स कितना है? n है। जब तक कहा नहीं जाएगा n मानेंगे। प्लस NC2x स्क्वायर प्लस सो ऑन NCN x टू द पावर n प्लस NCR x टू द पावर r प्लस NCR x टू द पावर r x to the power r plus 1 plus NCR plus 1 x to the power r plus r plus 2 plus NCR plus 3 x to the power r plus 3 plus डॉट 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 और लास्ट में होगा NCN x to the power n। ये एक्सपेंशन है। इनमें कोई 4 टर्म कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लेते हैं हम लोग। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लेते हैं ये वाले, ये और ये। इनके कोफिशिएंट हैं NCR प्लस 1, NCR प्लस 2 और NCR प्लस 3। पहले को हम नाम दे देते हैं A1, दूसरे को नाम दे देते हैं A2, तीसरे को नाम दे देते हैं A3 और चौथे को नाम दे देते हैं A4। हमें कोई भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लेते हैं। क्लियर है? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है NCR अपॉन NCR माइनस 1 इक्वल टू N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। इस टर्म को जरा दूसरे वे में देखिए। अपर इंडेक्स सेम है, लोअर इंडेक्स कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं और ऊपर का इंटीजर बड़ा है, नीचे का छोटा है। लोअर इंडेक्स ऊपर का R है, नीचे का R माइनस 1 है। तो जो बड़ा वाला है उसी जो R यहां पर लिखा गया, बड़े वाले का ही R लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल NC5 अपॉन NC4 है, तो देखिए ऊपर का 5 बड़ा है, नीचे का छोटा है, तो फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो R के नाम पे फॉर्मूले में 5 को लिया जाएगा, ना कि 4 को लिया जाएगा। तो इसी का यहां यूज करते हैं। जैसे पहला टर्म निकालते हैं A1 अपॉन A1 प्लस A2। A1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास होगा 1 अपॉन 1 प्लस A2 अपॉन A1, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस A2 क्या हमारे पास है? NCR प्लस 1 अपॉन NCR। NCR प्लस 1 अपॉन NCR। ये जो रेशियो है, इस रेशियो के से कंपेयर कीजिए। देखिए वहां पर भी क्या है, लोअर इंडेक्स ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, फॉर्मूले से मैच कर रहा है। और ऊपर जो लिखा हुआ है वो R है, वहां पर ऊपर लिखा हुआ है R प्लस 1। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां R है उसकी जगह पे R प्लस 1 रिप्लेस करिए। जहां जहां R है तो N माइनस R प्लस 1 प्लस 1
अपॉन आर की जगह पे आर प्लस 1, तो ये टर्म हो जाएगा 1/1 प्लस, इसमें आप देखिए क्या क्या होगा, n प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा तो हो जाएगा n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1। एलसीएम लेते हैं तो r प्लस 1 प्लस n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1, वो r प्लस 1 ऊपर भेज दीजिए, तो पहला टर्म निकल के आया आपका r प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बिल्कुल इसी तरीके से सेकेंड टर्म को निकालिए, सेकेंड टर्म है a3 अपॉन a3 प्लस a4, a3 से डिवाइड कर देते हैं तो 1/1 प्लस a4 अपॉन a3, दैट इज 1/1 प्लस a4 है आपके पास, a4 क्या माना था आपने, क्या क्या लिए थे, NCR प्लस 1, NCR प्लस 2, NCR प्लस 3, ये लिया था A1, ये लिया था A2, ये लिया था A3 और ये लिया था A4। तो यहां रखें A4 अपॉन A3, दैट इज NCR प्लस 3 अपॉन NCR प्लस 2। कंपेयर कीजिए, जहां यहां R लिखा हुआ है उसकी जगह पे लिखा हुआ है R प्लस 3, तो यहां रखें 1 प्लस n माइनस R प्लस 3 प्लस 1 अपॉन R की जगह पे R प्लस 3, R प्लस 3 एलसीएम लेके ऊपर भेज दीजिएगा तो R प्लस 3, यहां बचेगा R प्लस 3 प्लस n माइनस R माइनस 3 और माइनस 1, तो यह आएगा R प्लस 3 अपॉन, कैंसिल होके आएगा n माइनस R प्लस 1 n प्लस n माइनस 1। कैलकुलेशन देखिएगा, इतना चेक कर लीजिए।